क्या आप जानते हैं जब कहीं पर कोई क्राइम होता है तो क्राइम करने वाला उस जगह पर कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। पुलिस अगर चाहे तो ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करके कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए क्राइम करने वाले तक पहुंच सकती है। क्या हो अगर पुलिस को एक ऐसा सबूत मिल जाए जो शुरू शुरू में सबूत ही ना हो। जो चीज़ क्राइम करने वाले को पकड़वा दे, क्या वही चीज़ उसे क्राइम करने के बाद बचा सकती है। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जो बताती है कि किसी अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच किसी अजनबी पर आसानी से भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात कर रहे हैं दीपन असीत बनर्जी केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर से। यहीं के ऐरोली सेक्टर 8A में सिल्विया करके अपार्टमेंट बिल्डिंग है। जून 2010 के आसपास इसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर रूम नंबर B401 में एक शख्स रहने के लिए आए थे। 23 साल के दीपन असीत बनर्जी। इनका मेन घर वेस्ट बंगाल के हावड़ा में था। इनकी पूरी फैमिली वहीं रहती थी। फैमिली में माता पिता और एक बहन थी। पिता रिटायर्ड इंजीनियर थे और बहन एक न्यूट्रिशनिस्ट कम डाइटिशियन थी। बहन की शादी हो चुकी थी। ये अपने पति के साथ कोलकाता में रहती थी। इधर दीपन एक मल्टीनेशनल कंपनी लार्सन एंड टॉर्बो में सीनियर डिजाइन मैनेजर के तौर पर जॉब करने लगे। चूंकि इनका ऑफिस मुंबई के पास पवई में था, इसलिए दीपन को मुंबई आना पड़ा। दीपन की रोज अपने माता पिता या बहन से फोन पर बात होती रहती थी, ऐसे ही हालचाल के लिए। 10 अगस्त 2010 की शाम 7 बजे के आसपास बहन ने अपने भाई को कॉल किया रोज की तरह। भाई ने फोन उठाया और बोला कि ये बिजी है, आधे घंटे बाद कॉल करेगा। ये नॉर्मल था, जब भी भाई व्यस्त होता था तो बता देता था। अब 7:30 बजता है। भाई ने कॉल नहीं किया तो बहन वापस से उसको फोन घुमाती हैं। इस बार भाई का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। बहन को लगा कि दीपन ज्यादा काम करने की वजह से फोन चार्ज करना भूल गया होगा। अब कुछ घंटे गुजरता है, रात का 10:30 बजता है। सोने से पहले बहन ने फिर से भाई को कॉल किया। अभी भी भाई का फोन स्विच ऑफ। बहन को थोड़ी चिंता हुई, ये माता पिता को बताती हैं। अब माता पिता भी बारी बारी बेटे को कॉल करने लगे। लगा कि आज दीपन को ज्यादा काम रहा होगा, थकावट की वजह से आज जल्दी सो गया हो। अब सुबह होता है, 11 अगस्त की तारीख थी। बहन ने फिर से सुबह सुबह भाई को कॉल किया। अभी भी भाई का फोन स्विच ऑफ था। इसके बाद ये 11 बजे के आसपास दीपन के ऑफिस में फोन करती हैं। कलीग ने बोला कि आज दीपन ऑफिस नहीं आया है। ये सुनकर बहन की चिंता और भी बढ़ने लगी। बहन ने इन्हें बोला कि आप एक बार दीपन के घर जाकर देखिए, कल शाम से उसका फोन स्विच ऑफ है। कलीग ने कहा ठीक है, शाम को जाकर देखेंगे। अब शाम के समय L&T के कुछ एम्प्लॉयज दीपन के अपार्टमेंट जाते हैं। घर का दरवाजा लॉक नहीं था, लगा कि दीपन अंदर ही होगा। ऑफिस के लोगों ने दीपन को आवाज लगाया, दरवाजा भी खटखटाते हैं। दीपन ने दरवाजा नहीं खोला। अब ये बात बहन को बताई गई। बहन ने अपार्टमेंट के ब्रोकर को कॉल किया, उनको सारी चीजें बोली। ब्रोकर भी इसी वक्त 11 बजे की शाम दीपन के अपार्टमेंट पहुंचे। देखा कि यहाँ दीपन के ऑफिस के लोग भी मौजूद हैं। इसी में कुछ लोग दरवाजे की दराज से अंदर झाँक कर देखते हैं। इन्होंने देखा कि घर के अंदर की चीजें गिरी हुई हैं, सामान बिखरे पड़े हैं। ये बात कलीग्स ने ब्रोकर को बताई। ब्रोकर ने फ्लैट के ओनर को कॉल किया। ओनर ने बोला कि आप पुलिस को कॉल करिए। अब ब्रोकर ने पुलिस को कॉल किया। रबाले पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस वाले सिल्विया बिल्डिंग में आते हैं। घर के ओनर भी आते हैं। अभी तक रात के 8 बज चुके थे। यहाँ दरवाजा खोलने की कोशिश की जाती है। दरवाजा लॉक नहीं था, केवल भिड़काया गया था। जरा सा धक्का देते ही ये खुल गया। अब ऑफिस के कलीग, ब्रोकर, घर के ओनर और पुलिस वाले सभी लोग घर के अंदर आते हैं। अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस कमरों में, लिविंग रूम में इधर उधर दीपन को ढूंढने की कोशिश करती है। लोग उसे आवाज भी लगाते हैं। ढूंढते ढूंढते पुलिस वाले बाथरूम में गए। यहाँ आते ही इनके होश उड़ जाते हैं। अंदर दीपन बनर्जी का शव पड़ा हुआ था। बाथरूम में हर तरफ रक्त बिखरे पड़े थे। दीपन भी रक्त में डूबा हुआ था। ये सब कुछ देखकर बाकी लोग भी हैरान हो गए। इस 23 साल के नौजवान लड़के के साथ ये सब कैसे हो गया। पुलिस कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करके फॉरेंसिक टीम बुलाया जाता है। ऑफिस कलीग्स ने दीपन की बहन को भी सारी सूचना दे दी। उधर वो लोग भी बदहवास। दीपन की बाथरूम में ऐसी हालत देखकर लगा कि यह कत्ल का मामला है। पुलिस अनजान लोगों के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज करती है। उस समय के ACP इस केस को अपने हाथ में लेते हैं। इन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। घर के बिखरे सामानों को देखकर लगा कि यह किसी लूटपाट का मामला होगा, पर घर के मेन दरवाजे पर ऐसे कोई फोर्सफुली एंट्री के सबूत नहीं मिले। लिविंग रूम में टेबल पर विस्की के 2 बॉटल्स मिले जो 180 ml के थे। हो सकता है कि दीपन ने ये पिया हो, लेकिन इससे एक ताज्जुब भी हुआ। ये शराब कोई सस्ती वाली और लो क्वालिटी की थी, पर दीपन पैसे वाला शख्स था, लाखों कमाता था। आखिर वो इस तरह की सस्ती शराब कैसे पी सकता है। दीपन के कलीग्स और घर वालों के अनुसार दीपन शराब नहीं पीता था, कोई भी नशीली चीज का सेवन भी नहीं करता था। इससे लगा कि हो सकता है कि लूटपाट करने वालों ने शराब पिया हो, लेकिन लूटपाट करने वाले ऐसे किसी रैंडम घर में जाकर शराब नहीं पिएंगे। जरूर ये दीपन के जानने वाले हो सकते हैं। अब पुलिस दीपन के दोस्तों से लेकर कलीग्स तक, पड़ोसियों से लेकर उसके जानने वालों तक सबसे बारी बारी पूछताछ करनी शुरू कर देती है। दीपन के परिवार से भी बातचीत की गई। 2008 में दीपन मुंबई आया था जॉब करने के लिए। इसने नवी मुंबई सेक्टर A में कोई फ्लैट ले लिया और रहने लगा। इनका शेयरिंग अपार्टमेंट था।
जिसमें इनके अलावा 2-3 लोग और रहते थे। दीपन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और इनकी एक अच्छी खासी हाई पेइंग जॉब लग चुकी थी। जॉब लगने के बाद ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और भी ग्रो करने के सोचते हैं। आगे ये मुंबई के एलन वेलिंगकट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA का कोर्स करने लगे। ये सुबह से शाम तक जॉब करते थे, फिर शाम से रात तक पढ़ाई करते थे। इनका बस यही जीवन था। चूँकि इनका जॉब के अलावा पढ़ाई पर भी फोकस था और कई लोग फ्लैट में रहते थे, इसी वजह से इन्हें थोड़ी डिस्टर्बेंस भी होती थी। फिर ये अपने माता पिता से बात करके एरोली सेक्टर 8A में ही सिल्विया अपार्टमेंट में रेंट पर एक फ्लैट ले लेते हैं। पहले से ये एक संपन्न परिवार से आते थे। इनका खुद का एक हाई पेइंग जॉब भी लग चुका था, महीने के लाखों कमाते थे, इसलिए नया फ्लैट लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जून 2010 में इन्होंने रेंट पर फ्लैट लिया और अकेले ही रहने लगे। इनका ज़्यादातर टाइम या तो काम में या पढ़ाई में बीतता था। आस पड़ोस के लोगों से भी कुछ खास मतलब नहीं रहता था। ऐसे इनके दोस्त भी नहीं थे, इन्हें दोस्ती वगैरह करने का टाइम ही नहीं था। जो थे वो ऑफिस के कलीग ही थे। वैसे भी अनजान शहर में किससे दोस्ती होगी। घटना वाले दिन फॉरेंसिक टीम घर में सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस जुटा रही थी। 2 खाली बॉटल्स मिले विस्की के। घर के कबर्ड से 2 अलग अलग इंसानों के फिंगरप्रिंट्स भी मिले। लगा कि ये जरूर लूटपाट करने वालों के होंगे। दीपन शरीर से ठीक ठाक था, कोई अकेला इंसान इस पर काबू नहीं कर सकता था। बाथरूम के अंदर दीपन के अलावा एक शर्ट भी नीचे पड़ी हुई थी, वो भी रक्त में डूबा हुआ था। लगा कि ये दीपन का होगा, उसने धोने के लिए यहाँ रखा हो, पर यह शर्ट बिल्कुल नया नया सिलवाया लग रहा था। इसके बाद दीपन के शव को हॉस्पिटल भेज देते हैं पोस्टमार्टम करने के लिए। घर की छानबीन में पता चला कि घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीपन का वॉलेट गायब है। एक तो कोई जबरदस्ती घर में आया नहीं, बैठकर शराब पिया, ऊपर से चोरी और दीपन का इतना भयानक हर्ष। ये सारी चीजें किसी जानने वाले की ओर ही इशारा कर रही थीं। उन दिनों बिल्डिंग में कोई CCTV कैमरे भी नहीं लगे थे जहां से कोई क्लू मिल सके। पुलिस ने बिल्डिंग के बाहर आसपास के दुकानों में भी चेक किया, वहां भी कोई कैमरा नहीं था। अगले दिन यानी 12 अगस्त को दीपन का पोस्टमार्टम हुआ। इसमें इनके पेट में कोई अल्कोहल के अंश नहीं मिले, जो साबित करता है कि दीपन ने शराब नहीं पिया था। शरीर पर 16 से 17 बार किसी धारदार हथियार से वार किए गए थे। इस हमले से ऐसा नहीं लगा कि वो कोई नॉर्मल लूटपाट करने वाले हों। जरूर इनका दीपन से कोई दुश्मनी रहा होगा, वरना ये इतनी बेरहमी नहीं करते। अपना दुश्मनी निकालने के लिए घटना को लूटपाट का रूप दे दिया होगा। घर वालों के अनुसार दीपन का या इसके परिवार का कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। दीपन का किसी अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच कोई दुश्मन कैसे हो सकता है। वो तो एक सीधा साधा पढ़ने लिखने वाला लड़का है, उसकी पूरी दुनिया जॉब और पढ़ाई में ही थी। दीपन के जानने वालों के फिंगरप्रिंट्स कबर्ड पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं, पड़ोसियों के किए गए, पर कोई मैच नहीं होता। दीपन का कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जो उस तरह की शराब पीता हो, और ना ही वो लोग दीपन के घर पर आकर ऐसी कोई पार्टी करते थे। रह गया केवल वही शर्ट जो बाथरूम में पड़ा मिला। ये किसी दर्जी के यहाँ सिलवाया लग रहा था और ये बिल्कुल नया था। घर वालों से बात करने पर पता चला कि दीपन कभी भी सिलवा कर कपड़े नहीं पहनता था, उसको रेडीमेड और ब्रांडेड कपड़े ज़्यादा पसंद थे। अगर उसने सिलवाया हो तो नहीं पता, लेकिन उसने बताया भी नहीं इस बारे में। पुलिस की तफ्तीश जारी थी, पर अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस सोच ही रही थी कि आगे कैसे क्या किया जाएगा। तभी दीपन की बहन की बात याद आई कि दीपन हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनता था, सिला सिलाया। ये बात सच भी निकली। जब पुलिस ने घर की छानबीन की तो दीपन के कपड़ों में कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं मिला जो किसी दर्जी से सिलवाया गया हो। सभी के सभी रेडीमेड थे। फिर इसने यह शर्ट क्यों सिलवाया, ये सवाल उठता है मन में। क्या पता कि यह शर्ट किसी लूटपाट करने वाले ने जानबूझकर छोड़ा हो। चूंकि कत्ल उसने ही किया होगा तो उस पर रक्त आ गए होंगे। बाहर पकड़े जाने के डर से उसने शर्ट को यहीं छोड़ दिया। शर्ट पर कुछ ऐसे दाग धब्बे भी थे जिससे लगा कि इससे ही रक्त को शरीर से साफ किया गया होगा। यह भी हो सकता है कि शर्ट रेडीमेड हो, हमें समझने में गलती हो रही हो। इसी वजह से पुलिस ने शर्ट का ब्रांड चेक किया। ऊपर कॉलर के पास एक स्टिकर लगा हुआ था, उसमें लिखा था स्टाइल स्टार टेलर और नीचे उसका फ़ोन नंबर था। अक्सर टेलर अपने दुकान को प्रमोट करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए कपड़े सिलने के बाद उस पर स्टिकर लगाते हैं, जो यहाँ भी लगा था। अब पुलिस उस फ़ोन नंबर पर कॉल लगाती है। सच में ये नंबर स्टाइल स्टार टेलर के यहाँ का था। पुलिस ने उससे उसका एड्रेस पूछा। ये सारा कुछ घटना के 1-2 दिन के अंदर ही हो रहा है। ये दुकान कराड़ नाम के एक इलाके में था जो सतारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये मुंबई सिटी से लगभग 302 किलोमीटर दूर है। पुलिस की एक टीम टेलर के दुकान पर पहुंची। शर्ट दिखाकर पूछा गया। इस पर लगा रक्त सूख चुका था। दर्जी शर्ट देखकर रजिस्टर चेक करता है, बिल की कार्बन कॉपी देखी। यहाँ से पुलिस को एक नाम और एक एड्रेस मिलता है। हैरानी की बात तो यह भी थी कि शर्ट दीपन के नाम पर नहीं था और न ही इसका एड्रेस था, बल्कि किसी और का नाम पता था। इससे लगा कि शर्ट जरूर कातिल नहीं छोड़ा होगा। अब पुलिस की टीम टेलर द्वारा दिए गए एड्रेस पर पहुंचती है। यहाँ पर एक आदमी मिला। पुलिस ने इसे शर्ट दिखाकर पूछताछ की। आदमी ने बोला कि शर्ट इसका ही है, 2-3 दिन पहले डिलीवरी ली थी। आगे इसने बोला कि मैंने ये शर्ट अपने भाई सूरज गौरव के दोस्त को दे दी थी। यहाँ से एक और दिक्कत खड़ी हो गई। अब पुलिस उस दोस्त का नाम और एड्रेस पूछती है। नाम बताया विनोद विष्णु बंदल, पर एड्रेस नहीं पता था। पुलिस ने बोला कि आप अपने भाई सूरज को बुलाइए। इसके बाद पुलिस सूरज को लेकर विनोद के घर गई। विनोद किसी रेंटेड घर में रहता था।
यहाँ इसके साथ 2 और दोस्त भी रहते थे, संतोष राउत और एक नाबालिग लड़का। अब पुलिस को 4 लोग मिल गए। एक तो सूरज गौरव जिसके भाई का वो शर्ट था, और 3 और दोस्त जो कहीं किराए के घर में रहते थे, विनोद, संतोष और एक नाबालिग। इन चारों से पूछा जाता है कि 10 अगस्त की शाम कहाँ थे। दीपन की बहन के अनुसार 7:30 बजे जब फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, यानी लुटेरे इससे पहले ही आए होंगे और लूटपाट किए होंगे। यहाँ 12 से 13 अगस्त के बीच 4 दोस्त मिल चुके थे। इन्हें पुलिस स्टेशन लाकर अच्छे से पूछताछ की जाती है। दीपन बनर्जी का बस यही रूटीन था कि सुबह में ऑफिस जाना और शाम को 6:30-7 बजे तक घर वापस आ जाना, फिर रात को ये पढ़ाई करते थे। इन सभी चीज़ों में इन्हें खाना बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था। वैसे जिस तरह से आजकल के समय में जोमेटो और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी कंपनीज हैं जो एक ऑर्डर पर घर तक फूड डिलीवर कर देती हैं, ऐसे ही 2010 के टाइम में मुंबई जैसे बड़े शहरों में टिफिन डिलीवरी की कंपनीज होती थीं जो ऑफिस या घर घर में खाना डिलीवर करती थीं। अब तो फूड डिलीवरी कंपनीज की वजह से टिफिन डिलीवरी वाला बिजनेस कम हो गया है। और ये कोई फास्ट फूड नहीं था, बल्कि जैसा खाना घर में बनता है वैसे ही टिफिन वाले सिस्टम में था। इसी तरह दीपन भी किसी ढाबे वगैरह से बात करके सुबह और शाम खाने की डिलीवरी लेने लगा। यही टिफिन डिलीवरी का काम करता था विनोद बंदल। डेली यही फूड डिलीवर करता दीपन के घर पर। एक लिंक तो पहले ही मिल चुका था बाथरूम में उस शर्ट का, जो विनोद को इसके दोस्त के भाई ने दिया। अब दूसरा लिंक मिला विनोद का दीपन के घर पर खाना पहुंचाने जाना, टिफिन पहुंचाने जाना। अब एक टिफिन पहुंचाने वाला कैसे इतना बड़ा अपराध कर सकता है? पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई और अपने अंदाज में खातिरदारी करके पूछताछ किया तो ये चारों उस दिन की पूरी घटना बताते हैं। 10 अगस्त की शाम फूड डिलीवरी करने के लिए विनोद दीपन के घर आया। दीपन ने खुद दरवाजा खोला। उस वक्त तो किसी से बात कर रहा था फोन पर। जैसे ही उसने फोन रखा, पीछे से बाकी 3 दोस्त सूरज, संतोष और एक नाबालिग दीपन पर टूट पड़ते हैं। फिर चारों ने उसे काबू किया और बाथरूम में ले गए। ये पूरी तैयारी के साथ आए थे, चाकू वगैरह लेकर। इन्होंने दीपन के शरीर पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। पोस्टमार्टम के अनुसार 16 से 17 बार वार किए गए थे। लगा कि अब दीपन खत्म हो चुका है, फिर ये अपने कपड़ों पर लगे रक्त को पानी से साफ करते हैं, धोते हैं। इसी में विनोद वो शर्ट पहनकर आया था जो दोस्त के भाई ने दिए थे। इसके शर्ट पर कुछ ज्यादा ही रक्त लग गए थे। इसने फैसला किया कि ये शर्ट को यहीं पर छोड़ेगा, क्योंकि अगर बाहर ऐसी हालत में गया तो सिक्योरिटी गार्ड को शक हो सकता है। विनोद ने शर्ट उतारकर और अपने हाथ पर लगे रक्त को इसी शर्ट से साफ करके दीपन के पास रख दिया। फिर ये दीपन के कबर्ड से ही एक शर्ट निकालकर पहन लेता है। इन्होंने अपने साथ शराब की 2 बॉटल्स लिए थे। इससे पहले इन्होंने घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीपन का वॉलेट ले लिए। वॉलेट में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी थे, साथ में कुछ कैश भी थे। लूटपाट करने के बाद इन्होंने यही लिविंग रूम में शराब पी और दरवाजा भिड़काकर चले गए। इससे सवाल उठा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों दीपन के घर में लूटपाट की और उसकी इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। अगर ये चाहे तो चोरी भी कर सकते थे, दीपन को ऐसे मारना क्यों पड़ा? विनोद ने बताया कि रोज दीपन के घर पर टिफिन डिलीवर करने जाता था। चूंकि इसकी और दीपन की एज में ज्यादा अंतर नहीं था, हम उम्र थे। इसी वजह से दीपन विनोद से थोड़ी बातचीत करने लगा, जैसे कहाँ रहते हो, कितना कमा लेते हो, कितना पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। ऐसे ही विनोद भी दीपन से फ्रैंक हो गया। थोड़ी थोड़ी देर के लिए घर में रुक भी जाता था। घर पर यह देखता कि यहाँ महंगी महंगी चीजें रखी हैं, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है। विनोद भी पूछता दीपन से कि तुम क्या करते हो। इसे पता चला कि दीपन L&T कंपनी में काम करता है, लाखों की सैलरी है, पढ़ाई भी कर रहा है, आगे और भी अच्छी जॉब लगेगी। ऐसे बातें करते करते दोनों में ठीक ठाक दोस्ती हो गई। विनोद दीपन से बात करके जानने लगा कि ये घर पर अकेले रहता है, इसके अलावा कोई भी नहीं रहता। इसका इस शहर में भी कोई नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। आगे विनोद अपने रूममेट्स और दोस्तों से जाकर बताता है कि इसकी एक लड़के से दोस्ती हो गई है, जिसके घर में लाखों के सामान रखे हैं। वो घर पर अकेला रहता है, उसका शहर में भी कोई जानने वाला नहीं है। बात करते करते इनके मन में लूटपाट का आइडिया आया, लेकिन यह भी था कि वो विनोद को पहचानता है। अगर उससे लूटपाट की तो वो बाद में पुलिस को बता सकता है। अगर उसकी गैर मौजूदगी में जाए तो पड़ोसियों को शक हो सकता है। तभी जाना ठीक होगा जब वो घर पर हो। जब टिफिन डिलीवर करने विनोद जाता है, तभी इसी बहाने हम लोग वहां जाकर काम कर सकते हैं। इसके बाद ही ये लोग 10 अगस्त की शाम लूटपाट करने के लिए गए। जब शाम के 7 बजे बहन ने दीपन को कॉल किया तो दीपन ने बोला कि ये आधे घंटे में कॉल करेगा, क्योंकि इसी वक्त विनोद टिफिन लेकर आया था। दीपन ने सोचा होगा कि खाना खा लो फिर आराम से बात करूंगा, लेकिन इसे क्या पता कि यह आखिरी बार बात कर रहा है। पुलिस को लूटपाट की सारी चीजें बरामद हो गईं, जिसमें लैपटॉप, मोबाइल फोन, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और 250 रुपए थे। इन लुटेरों को कैश में केवल 250 रुपए मिले थे। घटना के बाद दीपन के जीजाजी मुंबई आए थे। दीपन का सारा फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हो चुका था। बारी थी 100 परिजनों को सौंपने की, लेकिन नियम के अनुसार 100 उसी को सौंप सकते हैं जिनका ब्लड रिलेशन हो। फिर 14 अगस्त तक बहन भी मुंबई आ गई। माता पिता नहीं आए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। 14 अगस्त को शव को हैंडओवर किया जाता है और इसी दिन मुंबई में इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस कुछ ही दिनों में चार्जशीट रेडी करके थाने सेशन कोर्ट में सबमिट कर देती है। विनोद बंदल, सूरज गौरव, सतीश राउत और एक नाबालिग पर IPC 302, 394, 411, 419, 452 और 34 जैसी धाराएं लगीं। थाने सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है।
चारों में से एक नाबालिग भी था, उस पर अलग से कार्रवाई हुई। इसी बीच 41 गवाहों ने गवाही दी। इसमें से आधे दर्जन लोगों ने अपना बयान ही बदल दिया। पहले कुछ और बयान दिए थे, फिर कोर्ट में जाकर पलट गए। 6 फरवरी 2018 को सेशन कोर्ट ने नाबालिग को छोड़कर बाकियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। नाबालिग पर जुवेनाइल के नियम अनुसार कार्रवाई होगी। विनोद बंदल बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। बाकियों ने भी किया। विनोद का यही कहना था कि बस इसकी यही गलती है कि दीपन के घर पर फूड डिलीवर करता था। आरोपी सूरज का जो भाई था, जिसने टेलर से शर्ट सिलवाया, जिसने विनोद को शर्ट दिया, उसने भी कोर्ट में बयान दिया था, लेकिन ये आगे पलट जाता है। ये कहता है कि मुझे सब कुछ पुलिस ने जबरदस्ती कहलवाया था। इसने कभी नहीं कहा कि इसने अपना शर्ट विनोद को दिया है। अब उस शर्ट को लेकर कंफ्यूजन हो गया कि दीपन के बाथरूम में वो गया कैसे। एविडेंसेस के अभाव में हाई कोर्ट विनोद को जमानत पर छोड़ देती है और आगे इसकी सजा सस्पेंड करने की सुनवाई हुई। फिर चारों में से 2 लोगों को एविडेंस के अभाव में छोड़ देते हैं और बाकी 2 लोगों की सजा बरकरार रखी गई। इस तरह से जिस शर्ट ने कातिलों का पता बताया, उसी की वजह से 2 आरोपी छूट भी गए। जिसकी वजह से सारी घटना की प्लानिंग की गई थी, सारा कुछ अंजाम दिया गया था, उसी को ही सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।